आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी कहिन में। नेताजी कहिन में आज हमारे साथ हैं नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी कहिन में। नेताजी कहिन में आज हमारे साथ हैं अखिलेश दास जी, डॉक्टर अखिलेश दास, और इससे भी ज्यादा बढ़ करके है एक लखनऊ को एक नई सूरत, एक नई सीरत देने वाले अखिलेश दास जी। दरअसल जिस फैजाबाद रोड पर इन्होंने शिक्षा का हब बनाया, वहां से दो धाराएं निकली थी। 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते से अयोध्या गई थी और फ्लॉप होकर के आज जमीन पर आ चुकी है, जबकि अखिलेश दास की बढ़ोतरी का ग्राफ लगातार ऊपर उठता रहा है। कई मुद्दे हैं, जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अखिलेश दास ने इस बीच में किया क्या। कई सवाल दर्शकों के मन में है, हम ये बातचीत अखिलेश दास जी से पूछते हैं। अखिलेश दास जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी कहिन में। बैंकर से शुरू किया आपने अपने जीवन, बैंक पे रहे, फिर महापौर हुए, फिर शिक्षाविद हुए, और उसके बाद आप खांटी नेता तक बनने का, बीच में बैडमिंटन के ऊपर भी आपने काफी काम किया। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेट के इस पार क्या होगा, नेट के उस पार क्या होगा। पाला बदलने में खासे माहिर है, पहले कांग्रेस में थे, अब बहुजन समाज पार्टी में है, तो ये खेल ये जी नहीं, इसको ऐसे मत कहिए। मैंने कभी पाला नहीं बदला है। मैं अपने जीवन की राजनीतिक शुरुआत मैंने कांग्रेस से करी है, और कांग्रेस ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस पूर्ण रूप से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, और ये कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो सिर्फ एक चापलूसों का गढ़ बन गया। ये एहसास आपको काफी देर में हुआ? शुरू से था। आपको शायद इस बात की जानकारी मैं प्रेस में नहीं देना चाहता, और अगर मुझे ये एहसास नहीं होता तो मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपके बारे में प्रचारित ये किया गया कि जब राज्य मंत्री का पद आपसे लिया गया तो तत्काल आप चूंकि पद के भूखे थे तो आप बहुजन समाज पार्टी में चले गए, वहां से आपको राज्यसभा में भेज दिया गया। देखिए, ऐसा है कि मैं जब कांग्रेस में था उस जमाने से लगातार श्री राहुल गांधी जी, जो हम वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरे कुछ विषयों को लेके मतभेद थे, और इन्हीं बातों को लेके थे कि मैं उनकी शैली से या कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश के बारे में और ख़ास तौर से लखनऊ के बारे में, मसलन उत्तर प्रदेश में जितनी विकास की योजनाएं आ रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो सारी योजनाओं का केंद्र बन गया था सिर्फ अमेठी और रायबरेली। यहाँ तक कि जो केंद्रीय नेता आते थे वो लखनऊ के बाहर से सीधे हम लोग उनको रिसीव करने जाते थे एयरपोर्ट पे, और हम उनसे कहते थे बार बार आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय नेता और यहाँ तक कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई हो, ये सारे लोग आते थे, बाहर के बाहर चले जाते थे। तो हम लाजमी रूप से इस बात को कहते थे कि आपको लखनऊ भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस उत्तर प्रदेश ने आपको सब कुछ दिया है, कांग्रेस को इतने प्रधानमंत्री दिए हैं, देश को दिए हैं, और लखनऊ उसका केंद्र बिंदु रहा है। तो अगर आप लखनऊ के लिए, ये बात बुरी लगेगी लोगों को, मेरे अलावा और किसी ने क्यों नहीं छोड़ दिया? बहुत सारे मंत्री निकाले गए थे। मैंने तो राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट में जाके इस्तीफा दिया, और मैं कोई राज्यसभा लेने नहीं आया था, मैं तो बिना किसी शर्त आया था, और अगर राज्यसभा का मुझे चार्म होता तो मैं लोकसभा क्यों लड़ता? केंद्रीय राज्य मंत्री की हैसियत से आपने लखनऊ को क्या दिया, फिर उसके बाद महापौर उसके पहले महापौर रहे, आपने लखनऊ को क्या दिया? आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि आपने नहीं दिया। ये कौन आरोप लगाता है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मुझे रामविलास पासवान जी के साथ लगाया गया था। वो भी मैं बार बार कहता था केंद्रीय सोनिया जी से कि, और मुझे स्टील मिनिस्ट्री दी गई, जो स्टील मिनिस्ट्री का कोई उत्तर प्रदेश में रोल ही नहीं है। तो मैं बार बार उनसे ये कहता रहा था कि मेरे को आपने गलत विभाग दिया है, पासवान जी राज्य मंत्री के रूप में कोई काम नहीं देते हैं। और फिर भी उसके बावजूद ये जो आज लखनऊ जगदीशपुर मार्ग पे जो मालविका स्टील का रिवाइवल हुआ है, ये सिख पड़ी यूनिट थी, ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है। मैंने आज से 2 साल पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, 1 साल पहले, कि मैं उसका रिवाइवल कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा ही करा हुआ कार्य जो था, जिसका कि अब वहाँ उद्घाटन हुआ, भले दिखाने के लिए कोई उद्घाटन करने पहुँच जाए, वो मेरा योगदान है। आज 4000 करोड़ का उस पर पैसा लगाने जा रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दास जी, आपने घर घर दिवाली के शुभकामनाएं भिजवाई, दिया मिठाई भिजवाया, इसका औचित्य क्या था, जरूरत क्या थी इसकी? मैंने लोगों को गुलाल, होली पे गुलाल भेजा, और लोगों को दीपावली में शुभकामनाएं भेजना नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं? खर्चीला हो गया क्या? कुछ हिसाब है कितना? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे अगर ये लगे किसी को शुभकामनाएं भेजने में क्या पैसे खर्चे होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये चुनाव आपको बहुत खर्चीला हर दलों की तरफ से नहीं दिखाई पड़ता? मेरा तो अभी 8-10 लाख रुपए खर्चा हुआ है।
मुझे तो मालूम नहीं, खर्चीला हाँ होता ज़रूर होगा, लेकिन अब जिस तरह से आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। हाँ, टंडन जी बहुत खर्चा कर रहे हैं। जबकि टंडन जी का उल्टा आरोप है, वो कह रहे हैं कि आपने एक अखबार विशेष को विज्ञापन के तौर पे खबरें छपानी शुरू कराई हैं। टंडन जी का तो मैं इस विषय में, टंडन कौन सा अखबार विशेष? अब उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे नाम लिया दैनिक जागरण का। अब मुझे तो साहब देखिए जानकारी नहीं है। अगर टंडन जी कल तक दैनिक जागरण अगर मान लीजिए टंडन जी के बारे में फेवर में छाप रहा था या पूरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में छाप रहा था, तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। और फिर दैनिक जागरण तो देश का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखने पर सर्कुलेशन वाला पेपर है। तो वो जानते हैं दैनिक जागरण वाले कि जो सत्य है, जो जनता चाह रही है, अगर वो दिखाओगे तो उनका सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसलिए टंडन जी को भी एक मेरे माध्यम से राय दे दीजिएगा, इस तरह से झूठ बोलकर, गलत बात कर गलत आरोप लगा के। अब टंडन जी ये बात कहना चाहते हैं, अरे भाई मेरे पर दुनिया के आरोप लगाते हैं, मैंने किसी का कत्ल करने का आरोप तो टंडन जी भी नहीं लगा पाए। टंडन जी की वजह से तो 27 लोग मर गए, वो गरीब महिलाएं मर गई। जो साड़ी बांट रहे थे टंडन जी। तो इस चुनाव में आप साड़ी कांड उठाएंगे? नहीं, मैं उठाने, जनता जानती है यहाँ की। 27 लोग, 27 महिलाएं मरी। आज मुझे अफसोस की बात है कि लालजी टंडन साहब को जाके कहना चाहिए था, वो बार बार उन 27 महिलाओं के घर जाके कहना चाहिए था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो सबसे पहले आपके घर में आया हूं। उन 27 महिलाओं के लिए आपने क्या किया? और नहीं, मैंने तो उनके, देखिए मैं वहां पर गया, उनके वहां अस्पताल में गया, उन लोग के पास गए, हम लोगों ने मदद जो कर सकते थे करी, अपने जो भी रिसोर्सेज थे उससे जो मदद कर सकते थे करी। लखनऊ के बारे में आपका क्या खाका है? कि लखनऊ के बारे में मुझे सबसे पहले तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। चुनौती ये है कि इस लखनऊ के लिए पुराने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनके समय में कोई काम नहीं हो पाया। मसलन इससे बड़ा सौभाग्य लखनऊ का कुछ नहीं हो सकता था कि यहीं के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री भी हो गए, मुख्यमंत्री भी लखनऊ के, नगर विकास मंत्री भी लखनऊ के, मेयर भी लखनऊ के। उसके बावजूद लखनऊ में पीने के पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कोई नया कारखाना यहाँ पर नहीं लगा, राष्ट्रीय स्तर का कारखाना आ सकता था। यहाँ पर पुराने कारखाने बंद हो गए, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बंद हो गया, आपका अपटॉन बंद हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया सब बैठ गए, सिक हो गए। तो मुझे अफसोस की बात लगती है कि इस लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। बिजली की स्थिति, सारे के सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में ले गए, तब फैसला करना चाहिए था कि वो उत्तर प्रदेश को आप कितनी बिजली दोगे। कोई काम उन्होंने, कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है। आप जीते तो क्या करेंगे? देखिए मेरा एक विजन है, मैंने करके दिखाया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने जब यहाँ 15 साल पहले शिक्षा का जो हब बनाया था, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाएं बनी हैं। लखनऊ में आज 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं। मेरे यहाँ तो 15-20 हज़ार बच्चे पढ़ ही रहे, लेकिन पूरे लखनऊ से हर साल 20,000 छात्र निकल रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स। हम उन छात्रों को, उस टैलेंट को लखनऊ के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम यहीं पर लखनऊ कानपुर रोड पे बेंगलोर और हैदराबाद की तर्ज पर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पार्क और आईटी सेक्टर का वो बनाएंगे, जिससे बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, IBM कंपनी, एप्पल, HP, ये और अपने देश की विप्रो और HCL और इस तरह के लोग, इन्फोसिस, ये सब लोग यहाँ पर आ सके। लखनऊ के अंदर शहर लग रहा है कि एक खूबसूरत शहर के रूप में विकसित हो रहा है, राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। मेट्रो रेल सेवा है, उसका एग्रीमेंट हो गया है, उसको और तेजी से चालू करना है। पीने के पानी की समस्या है, गोमती नदी साफ हुई है, नालों का डाइवर्जन की स्कीम हमारी बहन जी ने चालू करवाई है, उसको और इस 31 दिसंबर तक वो खत्म भी हो जाएगी। लखनऊ के युवाओं के लिए कम से कम 1.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ। पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ राष्ट्रीय स्तर का कोई बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट या हार्ट इंस्टीट्यूट आए। कैंसर इंस्टीट्यूट, इट शुड नॉट बी लेस देन टाटा मेमोरियल ऑफ मुंबई। शिक्षा के यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी शुड बी ग्रेडेड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक IIT, कानपुर में IIT है, कई जगह पर, लखनऊ में भी IIT आनी चाहिए। लखनऊ इज अ फिट प्लेस, एक नई IIT यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर भातखंडे, हमारा ललित कला एकेडमी, लखनऊ एग्रीकल्चरल, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर है। उर्दू एकेडमी है, हमें उर्दू के क्षेत्र में काम करना है।
दूसरी बात, हमारा जरदोजी वाले काम करने वाले हैं, हमारे चिकन के काम करने वाले हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कभी केंद्र सरकार के द्वारा। मुझे आश्चर्य होता है, जो केंद्र सरकार की सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोकसभा मेंबर यहाँ के जो जाते रहे हैं, माननीय वाजपेयी जी को मैं दोष नहीं देता, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे, लालजी टंडन जी उनके प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके आज भी हैं, अभी भी 3 करोड़ रुपए अनस्पेंड पड़ा हुआ है जो उनका माननीय वाजपेयी जी का सांसद निधि का फंड है। तो मुझे अफसोस है, और मैंने करके दिखाया। बैडमिंटन एकेडमी आप गोमती नगर में चले जाइए, आपको लगेगा एक चीज बनी है। मैंने लखनऊ के अंदर ये पालिका बाजार में अगर पार्किंग बनी है तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की बदौलत बनी है, मेरी बनाई हुई है। जी जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश दास जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अखिलेश दास। अखिलेश दास जी के दिमाग में, जहन में एक ख्वाब है, ख्वाका है लखनऊ को एक बेहतरीन बनाने का, जिसमें 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही साथ लखनऊ को एक विश्व स्तरीय अस्पताल और दुनिया भर की दीगर चीजें देने की बात कही जा रही है। सामान्य तौर पर नेताओं की इन बातों को सब्ज बात के तौर पर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर अखिलेश दास जी के बारे में यहाँ बता दिया जाए कि आज भी वक्त निकाल कर वो अपने कॉलेज में MBA की क्लासेस लेते हैं। तो आज की बात बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए माहौल में। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। सीतापुर से कांग्रेस के एक दमदार प्रत्याशी हैं रामलाल राही। रामलाल राही सन 61 से सक्रिय राजनीति में आए और राजनीति के नए नए पायदान चढ़ते हुए गृह राज्य मंत्री भारत सरकार तक बने। इस चुनाव में अपनी इनकी इच्छाएं हैं, अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अपने वायदे हैं, और उन चीजों का हिसाब किताब भी इनको देना है जो अब तक ये वादा करने के बावजूद नहीं करा पाए। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं। रामलाल राही जी से आपका स्वागत है। रामलाल राही जी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। सब एक एक कार्यकर्ता, गांव का एक एक जागरूक व्यक्ति, पुरुष और महिला, सब हमारे चुनाव प्रचार में लगे हैं। बिल्कुल इस बार आप सीट निकाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं इस बार जीत करके संसद में जाऊं और उनकी समस्याओं तथा भारत की गरिमा को बढ़ाने में साथ सहयोग दूं। आपका दावा है कि स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग, बूढ़े जवान सब आपके साथ लगे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि इसके पहले उन्होंने आपको धूल चटा दी थी? नहीं, वक्त बदलते रहते हैं और व्यक्ति की मानसिकताएं बदलती रहती हैं। कभी किसी को लगता है कि हमने इनके साथ बहुत कर दिया, हमको बहुत कुछ मिला नहीं, और जब लाता है दूसरे को, तीसरे को, और देखता है कि वहाँ बिल्कुल जीरो हो गए, तो फिर अंत में अपनी पुराने पायदान पर पैर रख करके सोचता है कि हमारा भला यहीं से होगा। तो पिछली बार जनता ने एक बड़ा क्रूर मजाक किया था आपके साथ? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता मजाक किया, ये तो उसकी इच्छाएं हैं। जनता का ये अधिकार है कि वो 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब भी कोई इलेक्शन हो और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके बारे में वो देखे कि उसने 5 साल में क्या किया। आपने कहा या वो दल जिससे वो चुनाव लड़ता है, उस दल की राष्ट्रीय राजनीति में, सामाजिक राजनीति में, आर्थिक राजनीति में क्या फेरबदल आया है। इन दृष्टियों को देखकर जनता वोट देती है। जनता, भारत की जनता बड़ी जागरूक जनता है, बड़ी जालिम भी है। वो हिसाब किताब भी मांगती है और अपने अधिकार का प्रयोग तब करती है जब वो पाती है कि नहीं, जालिम शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कह सकता। मैं केवल जागरूकता की बात ही करूंगा, और जागरूकता माने वो अपनी अपेक्षाओं पर जब खरा अपने प्रतिनिधि को नहीं पाती है तो उसे नकारने के अतिरिक्त और कुछ करना भी नहीं तो आप चाहिए। स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि पिछली बार के चुनाव में जनता की अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं रहे, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया? नहीं, मैं स्वयं खड़ा रहा हूँ। मैंने बहुत काम किए हैं और इस जनपद में अधिकांश काम मेरे ही जनता की निगाहों में दिखाई पड़ते हैं। परंतु हमारे इस देश में धार्मिक उन्माद और जातीय वर्चस्व वाली राजनीतियों का जब से समीकरण बनना शुरू हुआ, तब से हम मात खाने लगे। तो आप पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जाति राजनीति तो आप खुद नहीं करते हैं? वो अलग चीज है। कुछ लोग जो हैं राजनीतिक वर्चस्व के लिए जातीय संगठनों को चलाते हैं, और हमारे जैसे लोग जातियों में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो सुधार की आवश्यकता है, उस
उस दृष्टि को लेकर के काम तो करता। राष्ट्रीय पासी महासंघ का अध्यक्ष बनने की आपको आवश्यकता क्यों थी तब जबकि आप खुद जाति राजनीति का विरोध करते हैं? नहीं, मैं नहीं बना, मैं कभी बनने का प्रयास मेरा नहीं रहा। मैं अपने समाज में दूसरे लोगों को निश्चित रूप से बनाता हूं, लेकिन मुझे लोगों ने ये अवसर दिया कि आप राष्ट्रीय, क्योंकि पासी समाज की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं थी। राय जी, सीधी मुद्दे पर बात आते हैं, इस बार के चुनाव में जनता आपको क्यों वोट दे? मैंने अभी आपको बताया कि हमने अपने अतीत काल में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में और चाहे मंत्री के रूप में, इस कार्यकाल में हमने जो काम किए हैं वो जनता के हित के काम किए हैं, क्षेत्र की भलाई के काम किए हैं। केवल काम ही नहीं किए, हम कामों के लिए अपने शरीर को हमने गलाने तक की कोशिश की है। मिश्रिक सुरक्षित छोड़ करके आखिर क्यों आप सीतापुर सामान्य सीट से लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे जीवन का ये अंतिम समय है, परंतु मन में सेवा और जीवित रहने तक कर्तव्य करने की मेरी अपनी मंशा है। तो जो जहां जीवन भर आप जिस क्षेत्र के लिए जूझते रहे, लेकिन उस अंतिम समय में उस क्षेत्र को, उस कर्म भूमि को छोड़ करके, जो स्वर्गाधिप गिरियसी है उसको छोड़ करके, मुझे चुनाव लड़ने की शौक नहीं थी, मुझे जीतने की एक चुनाव की शौक है। और चूंकि सीतापुर मेरी कर्म भूमि रही है, सीतापुर के लोगों में मैंने अपने प्रति विश्वास जगाया है, सीतापुर के लोगों में मेरे प्रति स्नेह और प्यार बढ़ा है, उसका मैं लाभ लेने के लिए संसदीय क्षेत्र सीतापुर से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया। तो हरगांव क्यों छोड़ा आपने? हरगांव? मिश्रिक नहीं, मैंने कहा सीतापुर से। मिश्रिक नाम है मात्र, केवल एक विधानसभा मिश्रिक जो है वो तो सीतापुर का है, बाकी एक कानपुर का है, 3 हरदोई के हैं, तब 5 बनते हैं विधानसभा क्षेत्र। क्या ये मैं नहीं कह सकता कि मैं वहां उन लोगों के मनों में अपने लिए इतना स्थान बना पाता जितना मैं सीतापुर के लोगों के अंदर बनाए हूं। तो मिश्रिक इतने साल तक रहने के बाद सीतापुर आना अब अच्छा लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरी पहचान है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था, उसके बाद भी मैंने इसको कर्म भूमि बनाया है। सीपेज जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए मैं सन 1982 अगस्त और 83 मार्च में पानी में बैठकर धरना दिया और उस समस्या के समाधान के लिए मैंने जो कदम उठाए, आज भी लोगों को वो कदम याद है। और शायद मेरे जैसा कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद कोई दूसरा इस तरीके का उठाने वाला पैदा हुआ। तो आप छोटे महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। मैं महात्मा गांधी भगवान करे हो जाऊं, लेकिन मैं हो नहीं सकता। मैं चिपिड्डी का शोरबा क्या। जनता के मन में आपके प्रति नाराजगी है, गुस्सा है, उनकी शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि जब तक आप सांसद रहे, तब तक दूसरे लोकसभा क्षेत्र से, तब तक आपने जो कुछ भी किया सीतापुर के लिए किया, वहां के लिए कुछ नहीं किया। अब वहां के लोगों की नाराजगी भड़की तो आप सीतापुर चले आए। क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए, मैंने अपने पुराने क्षेत्र में 3-4 प्रपोज कराए थे आपके चीनी मिल, जिनमें 3 लग गए। जनता वहां की बहुत खुश है मुझसे, आई थी मेरे पास। मैंने हरदोई और सीतापुर को जोड़ने के लिए गोमती नदी में 3-4 पुल बनवाए हैं। और मैंने आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 300 विश्व बैंक की स्कीम ला करके जब मैं सांसद हुआ तो विश्व बैंक ट्यूबवेल इरिगेशन स्कीम लाकर मैंने करीब लगभग 300 ट्यूबवेल वहां लगवाए हैं। और वही वरदान बन गया वहां के किसानों के लिए और उद्यमियों के लिए भी वरदान बना। इसी कारण रामगढ़ में चीनी मिल लग पाई। लेकिन सीतापुर की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब दिखाई पड़ती है। जिन चीनी मिलों की स्थापना की बात आप कर रहे हैं, अधिकांश तो जिनका भट्ठा बैठ चुका है, बहुत देर चलती है, किसान अपना गन्ना खेत में ही जलाने पर बाध्य होता है या गुड़ खांडसारी को देता है। एक अजीब सी दुर्दशा के माहौल में ये राज्य की नकारात्मक व्यवस्था है।
जो चीनी मिलों को सही ढंग से चलवा नहीं पाती। ये राज्य की नकारात्मक व्यवस्था है जिसमें वो किसानों को प्रोत्साहन नहीं दे पाती है, जो अधिक से अधिक गन्ना पैदा करें, उन्हें सही मूल्य और समय पर मूल्य नहीं दिला पाती है। परंतु चीनी मिलों का लाइसेंस जो है भारत सरकार देती है, जारी करवाती है, वहां से हम ये काम करवाने में सफल हुए हैं और इसलिए लोग खुश हैं। तो आप केवल लाइसेंस देते हैं और उसके बाद पल्ला और हाथ झाड़ के देता, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं देता नहीं, मैं प्रयास करता हूँ। क्षेत्र विकसित हो, जब क्षेत्र विकसित होंगे तो वहाँ के लोग सुख और समृद्धि का जीवन जी सकेंगे। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी या नेताओं की जिम्मेदारियों में नहीं आता कि जो चीनी मिले बर्बादी के दौर से गुजर रही है, बदहाली और अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है, जिनके चलते किसान अरे चुनाव तो मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि मैं इनके कान पकड़ के ऐठूं और इनको ठीक करूं। आप जानते हैं पावर पॉलिटिक्स में जब तक आपके पास कोई अधिकृत बात करने का ठिकाना न हो तब तक आप कहते रहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि राजनीति में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके बाद भी मैं करता रहा हूं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, और वही जवाहर मिल जहां कई बच्चे जल गए, पैर जल गए, एक बच्ची मर गई, कई जानवर जल गए, और वहां से गंदगी इतनी छोड़ा इन लोगों ने, ट्रीटमेंट प्लांट खाली दिखावा के लिए लगाया, और उस पॉइंट को मैंने उठाया, 3-4 लाख रुपए गांव के किसानों को भी दिलवाए और पानी को साफ करवाया। अगर मेरे हाथ में सत्ता आई तो ये जो बीमारियां और महामारियां फैला करके हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य ये मिल प्रबंधन खराब कर रहा है, इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सारे जंगल लखीमपुर में है लेकिन सबसे ज्यादा प्लाईवुड की फैक्ट्रियां सीतापुर में है, क्या कारण है? हमारे यहाँ व्यक्ति को अपने काम करने की अपनी क्षमता पर स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ के योग्य लोग हैं, जानकार लोग हैं, ये लकड़ी के उद्योग धंधे को करने के लिए, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। जो आपके यहाँ का सर्वोत्कृष्ट विश्व में नैमिषारण्य नीमसार जिसको कहा जाता है, वहां पर पहुंचने के लिए शाम के 4 बजे से खुद पुलिस वाले मना करते हैं कि आप मत जाइए, रास्ते में लूट होगी। ये कानून व्यवस्था है आपकी और आपके? नहीं, ये आप सब जानते हो कि कानून व्यवस्था जो लाइन ऑर्डर का काम है वो राज्य मेंटेन करती है। हमारे यहाँ का नेतृत्व नकारात्मक है। विधायक और सांसद जो चुन करके गए हैं वो आजकल सांसद निधि और विधायक निधि में केवल हिस्सेदारी का काम करते हैं, सेवा का काम नहीं करते हैं। नहीं तो जब तक मतलब पहले तो आपको केंद्र में सत्ता चाहिए, तो यहाँ के उद्योग धंधे ठीक चलते रहे, उसके बाद कानून व्यवस्था करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहिए, और बिल्कुल चाहिए। और तब तक जो पूरी पुलिस मशीनरी है वो नीमसार तक जाने वाले थाना ऐसा है। हमको सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि राज्य की भी सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो या तो गुंडे पाले हैं अब तक, और या तो दाम कमाए हैं और मूर्तियां बनवा करके अब दुनिया में अपने को देवी और देवता साबित करने की प्रयास कर रहे हैं। इससे किसी की छवि उज्जवल नहीं होती है, घृणित होती है। हमारा मानना है कि ये अपने नेता कर्म सुधार लें और इस देश की संस्कृति के हिसाब से सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को डेवलप करके और उस पर काम करना शुरू कर दें तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। खत्म भी हो सकती हैं और आने वाले चुनाव में जनता भी आपकी इस बात पर मोहर लगाती कि नहीं लगाती, ये हम लोग सब देख लेंगे। तो ये है हमारे साथ रामलाल लाही जी। रामलाल लाही जी का मानना है कि एक व्यवस्थित सुशासन के लिए केंद्र में इनकी सत्ता होनी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इनके पास ताकत होनी जरूरी है। बिना इसके सीतापुर के या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बहुत बेहतर नहीं सोचा जा सकता है। तो अगली बार फिर हम हाजिर होंगे नेताजी कहिन में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए माहौल में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नीतीश कुमार